हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए जीएसटी में आज एक डिस्कशन पॉइंट लेकर आया हूं। सेक्शन 17 जो है सीजीएसटी एक्ट 2017 का, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसका टाइटल है अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट। ये सेक्शन आपने काफी बार पढ़ा होगा, काफी बार देखा होगा। आज मैं आपको इस सेक्शन के एक नए एंगल पर लेके जाऊंगा। नए एंगल से मतलब ये है कि व्हाई दिस सेक्शन हैज बीन क्रिएटेड, मतलब इसका लॉजिक क्या है, क्यों ये सेक्शन क्रिएट किया गया, इसके अंदर क्या क्या जो है चीजें हैं, उसके पीछे लोगों को क्रिएट करने की मंशा क्या रही होगी। तो ये चीजों को हम देखेंगे। आपने काफी बार पढ़ा होगा ब्लॉक ट्रेड के बारे में, जिसपे सेक्शन 17(5) बोलता है। आपने ये सारी चीजें पढ़ी भी होंगी, देखी भी होंगी हजारों बार। बट मैं आपको इसका एक लॉजिक बताऊंगा और क्विक में आपको एक समरी दूंगा कि कैसे कैसे आप इसको मेमोराइज कर सकते हो, कैसे याद कर सकते हो। तो चलते हैं सेक्शन 17 के ऊपर, जो अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट की बात करता है। मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखा देता हूँ। ये आ गए हम सेक्शन 17 सीजीएसटी एक्ट के ऊपर, जिसमें कहता है सब सेक्शन 1 आपसे बात करता है कि गुड्स और सर्विसेज जो रजिस्टर्ड पर्सन यूज करता है, पार्टली अपने बिजनेस पर्पज के लिए और पार्टली आपके अदर पर्पज के लिए, तो आपको जीएसटी में क्रेडिट सिर्फ उसी का मिलेगा जितना आपने बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया है। तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि क्या रीजन है। रीजन ये है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, जब कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन कोई भी टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस करता है, तो गवर्नमेंट जो है उसको जीएसटी का क्रेडिट देती है। जो भी इनपुट उसने प्रोक्योर किया, इनपुट गुड्स या इनपुट सर्विस वो प्रोक्योर करता है, उसके ऊपर उसको जीएसटी का क्रेडिट मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपने कोई ऐसी सप्लाई करी जिसपे हमें रेवेन्यू नहीं मिला, यानी कि आपने बिजनेस पर्पस के अलावा किसी और पर्पस में अपने सामान को यूज कर लिया, यानी कि आपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया, या आपने चैरिटी कर दी, या आपने नॉन प्रॉफिट बिजनेस में लगा दिया, उसके जो एवरेज में आपने हमें रेवेन्यू कलेक्ट करके नहीं दिया, तो हम उस पर आपको जीएसटी का क्रेडिट नहीं देंगे। आपको सबको पता है, जो भी आप बिजनेस करते हो उसके रिस्पेक्ट में आप जो भी इनपुट परचेज करते हो या कोई भी सर्विस लेते हो, कैपिटल गुड्स लेते हो, उस पर आपको जीएसटी में क्रेडिट मिलता है। तो सब सेक्शन 1 सिंपली आपको यही कहता है कि जिसमें आप बिजनेस पर्पज के लिए भी यूज करते हो और अदर देन बिजनेस पर्पज के लिए यूज करते हो, तो आपको क्रेडिट सिर्फ उतने का मिलेगा जितना आप बिजनेस पर्पज के लिए यूज करते हो। सब सेक्शन 2 आपको कहता है कि आपने जो बिजनेस किया, उसमें से हो सकता है आपने कुछ टैक्सेबल सप्लाईज की हो और कुछ हो सकता है एग्जेम्प्ट सप्लाईज की हो। एग्जेम्पशन क्या होती है? गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफिकेशन या ऑर्डर के थ्रू काफी सारी गुड्स हैं, काफी सारी सर्विसेज हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया हुआ है, जिसपे गवर्नमेंट जो है टैक्स नहीं लेती, नील रेट ऑफ टैक्स है। तो अगर आपने अपने बिजनेस में इनपुट लिया, इनपुट गुड्स ली, जो भी सर्विसेज ली, उसका यूज करके आप टैक्सेबल सप्लाई भी देते हो और हैंड टू हैंड आप जो है एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी देते हो, तो आपको क्रेडिट जो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ उसी का मिलेगा जितना आपने टैक्सेबल सप्लाईज के लिए किया। और टैक्सेबल में इसमें जीरो रेटेड सप्लाईज भी इंक्लूड कर दिए हैं। जीरो रेटेड सप्लाईज कौन सी होती है? आपने एक्सपोर्ट किया, एसटीपी, एसओ, जो ईओयू वगैरह होते हैं, एससीजेड वगैरह, इनको अगर आप सप्लाई करते हो तो वो आपका जीरो रेटेड में कवर होता है। तो गवर्नमेंट ने ये आपको दे दिया, फेयर इनफ है। दोनों सबसेक्शन क्रिएट करने के पीछे मंशा यही है, लॉजिक यही है कि अगर आपने जो भी सर्विसेज दी, जो भी आपने इनपुट गुड्स और सर्विसेज का यूज किया, उसका यूज करके अगर आप गवर्नमेंट को कोई रिवेन्यू नहीं दे पा रहे हो, तो गवर्नमेंट विल गिव यू क्रेडिट ऑफ दैट, तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल फेयर इनफ सेक्शन है, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। फिर सब सेक्शन 3 में क्या बात करता है कि जो भी आपके ऊपर हमने बात करी है सब सेक्शन 2 में कि टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई के बीच में सिर्फ टैक्सेबल का मिलेगा, तो उसमें उन्होंने ये बोला कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज के अंदर हम कैसे निकालेंगे कि कॉमन क्रेडिट को यूज कैसे, यूटिलाइज कैसे करेंगे, उसके लिए आपको रूल दिए गए हैं, रूल 42, 43, जिसको मैं एक अलग वीडियो में जो है लूंगा, क्योंकि वो एक डिटेल्ड कैलकुलेशन है, वो एक प्रॉपर फॉर्मूला है कि कैसे आप अपने कॉमन क्रेडिट का बंटवारा कर सकते हो, बिजनेस में, नॉन बिजनेस में, टैक्सेबल में, एग्जेम्प्ट में, उसको हम अलग बेसिस पे लेंगे। और साथ में इसमें ये बताया गया कि एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर कुछ स्पेसिफिक चीजें दी गई है जो इंक्लूड होंगी। अगर आपने आरसीएम में टैक्स पे कर रहे हो तो वो इंक्लूड होगा, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज है तो वो इंक्लूड होगा, सेल ऑफ लैंड जो है वो भी इसमें इंक्लूड होगी, और सेल ऑफ बिल्डिंग जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बाद शेड्यूल 2 के पैराग्राफ 5 के क्लोज बी में आती है, तो वो भी इंक्लूड होगी। तो इसमें सिर्फ ये दिया गया है कि आपको जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज के अंदर क्या इंक्लूड करना है, तो सिंपल सा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। बट मेन जो है वो रूल 42 एंड 43 होगा, जो कैलकुलेशन पर्पज के लिए दिए गए, जिसको वी विल टेक अप इन अनदर जो है सेक्शन पे लेंगे। तो और उसमें ये बोला गया कि जो भी ट्रांजेक्शन्स, एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट की गई है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स जो शेड्यूल 3 में आती है, आपको पता है शेड्यूल 3 में कौन सी आती है? दोज एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन्स जो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। फेयर इनफ है, बहुत बिल्कुल सही कह रहे हो। जो ट्रांजेक्शन्स या एक्टिविटीज आपकी ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स में आ रही है, ना आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस में आ रही है, तो मैं उसको एग्जेम्प्ट सप्लाई में कैसे ले लूं?
सबसे पहले तो मेरे लिए एग्जाम्प्ट या टैक्सेबल करने के लिए पहले वो सप्लाई होनी चाहिए। अगर वो सप्लाई ही नहीं है तो देन व्हाई आई विल कंसीडर दैट एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस, या फिर उसको एग्जाम्प्ट या टैक्सेबल हो तब मानो जब वो सप्लाई हो। तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है तो वो उसको यहाँ पे एक्सक्लूड करके चलेंगे। ये हमारा सबसेक्शन 3 बोलता है। देन सबसेक्शन 4 जो सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली है। बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली क्या है, आपको पता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो हमें डिपॉजिट देते हैं, डिपॉजिट हम उनको जमा करवाते हैं, लोन हमें प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो भी सर्विसेज जो देते हैं उसके अंदर आधी सर्विसेज टैक्सेबल होती है और आधी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती हैं। यानी कि एटीएम की सर्विसेज हो गई या एसएमएस की सर्विस हो गई, ये टैक्सेबल हो गई। उसके अलावा जो बेसिक सर्विसेज है वो एग्जेम्प्ट है। तो इनके लिए भी ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा कि आप अपने क्रेडिट का या तो 50 या तो आप क्या करो अपने रूल के हिसाब से चल लो, जो रूल 42 43 है उसके हिसाब से चल लो। अदरवाइज इनको एक ऑप्शन दिया है। ये सबसेक्शन 4 लाने के पीछे मंशा क्या थी, मंशा ये रही, ये इसका रीजन रहा कि आपको एक ऑप्शन दे दिया कि आप अपने टोटल इनपुट का जो भी आपने इनपुट अवेल किया ड्यूरिंग द मंथ, उसके अंदर आप 50% जो है अवेल कर लो, 50% को लैप्स कर दो। सिंपल सा इनको फॉर्मूला दे दिया कि आप 50% को अवेल कर लो, 50% लैप्स कर लो, या तो फॉर्मूला अडॉप्ट कर लो या आपको ये वन टाइम ऑप्शन दे दिया। और इसके साथ ये कहा कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आप सिर्फ एक बार चूज करते हो। ये नहीं कि आपने फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, आपने कह दिया कि ठीक है मैं 50% वाला ले रहा हूँ, सितंबर आते आते आपको लगा कि नहीं यार मैं कॉमन क्रेडिट के रूल में जाऊँ, 42 43 में जाऊंगा तो मुझे बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट कहती है नहीं, इट इज नॉट इन आवर हैंड्स नाउ। आप फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक बार ले सकते हो, उसके बाद दोबारा आप नहीं ले सकते। और साथ ही एक प्रोवाइजो और डाल दिया कि अगर सेम पैन के अंदर जो भी जीएसटी नंबर है वो अगर आपस में सप्लाई देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं केनरा बैंक की बात करूं, केनरा बैंक जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, हर स्टेट में उसका जीएसटी अलग होगा। अब केनरा बैंक जो है दिल्ली टू पंजाब या दिल्ली टू राजस्थान, आपस में गुजरात, इनको भी सर्विसेज देता है। चेक क्लियरिंग की सर्विसेज लगा लो, एनईएफटी की सर्विस लगा लो, जिसपे ये आपस में कंसिडरेशन चार्ज करते हैं। तो उनने ये बोल दिया कि जो ये सर्विसेज हैं जिसके लिए ये जीएसटी पे करते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। यानी कि आपको जो 50% का लो लगेगा उस पर वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो दो प्रोवाइजो को मैंने शॉर्ट में बता दिया। पहला प्रोवाइजो कि आप फाइनेंशियल ईयर में एक बार ले सकते हो, और दूसरा प्रोवाइजो जो इनकी सेम पैन के अंदर आपस में जो ट्रांजेक्शन जाती है उस पर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर आते हैं सबसेक्शन 5 के ऊपर, जो एक मेजर सबसेक्शन है इस सेक्शन का, जो ब्लॉक क्रेडिट की बात करता है। अब आपको सबको पता है इसमें लिखा हुआ है क्लोज बाय क्लोज की इनके ऊपर मिलेगा, इनके ऊपर नहीं मिलेगा, इनके ऊपर क्यों मिलेगा, कुछ एक्सेप्शंस के साथ वो दिया हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसको डाला गया, क्यों इसको ब्लॉक किया गया। सबसे पहले वो बात करते हैं मोटर व्हीकल्स के ऊपर। मोटर व्हीकल्स जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस के लिए, जिसमें अगर 13 पर्सन से कम तक की अगर वो गाड़ी होती है इंक्लूडिंग द ड्राइवर, तो उस पर क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसका रीजन ये है कि गाड़ी जो है वो काफी महंगी आती है, इसके ऊपर जीएसटी क्रेडिट जो है वो काफी ह्यूज अमाउंट पे बढ़ेगा। और आप जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि गाड़ी आपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करी है और बिजनेस पर्पस के लिए यूज करी है। आप ऐसा कर सकते हो कि बिजनेस के लिए गाड़ी ले ली और उसका क्रेडिट आपने अपने बुक्स में दिखा दिया और बाद में आप इसको पर्सनली यूज कर रहे हो। तो हाई चांसेस आर देयर कि ये जो चीज है वो पर्सनली यूज होने के चांसेस ज्यादा है, जिसमें गवर्नमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। कोई भी सोल प्रोवाइडर है, पार्टनरशिप फर्म है, अपने घर में गाड़ी लेके उसका क्रेडिट बुक्स में दिखा के और अपना चला रही है कि नहीं ये तो बिजनेस का है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसके ऊपर हम क्रेडिट आपको देंगे ही नहीं। मोटर व्हीकल्स के ऊपर इससे रिलेटेड जो भी नीचे मैं आपको नीचे क्लोजेस दिए हुए हैं, और मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि सारी एक साथ क्लब करके, मोटर व्हीकल्स के ऊपर नहीं मिलेगा, उसके ऊपर जो भी इंश्योरेंस करवाओगे उस पर नहीं मिलेगा, सर्विस करवा रहे हो, रिपेयर मेंटेनेंस करवा रहे हो, जो भी मोटर व्हीकल्स है तो उसके ऊपर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सिर्फ क्रेडिट कब मिल सकता है, 3 सर्कमस्टांसेस में क्रेडिट मिल सकता है। या तो आप जो गाड़ी खरीद रहे हो उसको आगे फर्दर सप्लाई कर रहे हो, आपका बिजनेस यही है गाड़ी खरीदना गाड़ी बेचना, तो उस पर तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। दूसरा, आप उन गाड़ियों को यूज करके पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देते हो, अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देते हो तो भी मिल जाएगा। और अगर आप गाड़ी का यूज करके ट्रेनिंग देते हो या फिर गाड़ी सिखाने का काम करते हो, जो कार ड्राइविंग स्कूल्स वगैरह चल रहे होते हैं उनको जो है उस पर मिल जाएगा। सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट के ऊपर, और सेम एक्सेप्शन अप्लाई होगी तीनों कि अगर आप फर्दर सप्लाई में इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है, या उनकी ट्रेनिंग या नेविगेशन पे देते हो। और एक, अगर आप मोटर व्हीकल्स या वेसल्स एयरक्राफ्ट वगैरह का गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हो तो आपको मिल जाएगा। सिंपल रूल है। क्लोज आपको पता थी, रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्यों मिलता है और क्यों आपको ब्लॉक किया गया है। फिर उसके बाद इन्हीं से रिलेटेड जनरल इंश्योरेंस सर्विस मैंने आपको सब बता दिया, और इनके ऊपर क्यों मिलेगा, जो भी एक्सेप्शंस में यूज होती है तो इस पे क्रेडिट मिल जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं कि कुछ स्पेसिफिक चीजें और दी गई हैं, उसके ऊपर भी आते हैं वन बाय वन। फूड एंड बेवरेजेस, खाने पीने की चीजें हैं। अब ये देखिए कि खाना पीना जो है वो कंपनीज में रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है। रिफ्रेशमेंट के ऊपर हो गया, कैंटीन का खर्चा हो गया,
जो भी ड्रिंक्स आती रहती हैं बिजनेस के अंदर, तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि मैं खा के ही बिजनेस करूंगा, मतलब मैंने जो खाना पीना खाया है उसका यूज करके ही मैंने बिजनेस किया है। तो वो भी एक ऐसी चीज हो गई जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मेरे लिए बिजनेस के लिए जरूरी है, खाना मेरे लिए बिजनेस के लिए जरूरी है कि मैं खाऊंगा तभी बिजनेस करूंगा। तो वो एक गवर्नमेंट ने कहा कि एंड कंजम्पशन वाली चीज है जिसको आप जो है कंज्यूम कर लोगे। तो जो इस क्लोज के अंदर चीजें दी हैं वो ऐसी ही हैं जो आप कंज्यूम कर लोगे, जो आपकी मतलब पर्सनल कंजम्पशन से रिलेटेड भी हो सकती हैं एम्प्लॉइज की, और ये जो है वो इजिली कंज्यूम हो जाएंगी, एंड कंजम्पशन हो जाएगा, इसका यूज करके आप नहीं कर पाओगे। तो वो सारी चीजें जो है इस नेचर की वजह से बाहर की गई हैं, जैसे फूड एंड बेवरेजेस खाना हो गया, उसी से रिलेटेड आउटडोर कैटरिंग हो गई, ब्यूटी ट्रीटमेंट वगैरह हो गई। आप ये तो कह नहीं सकते कि मेरा एम्प्लॉय जो है फेशियल करवाएगा फिर ही जाके काम करेगा, तो वो चीजें हो गई। हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड, अल्दो हेल्थ सर्विसेज इंपॉर्टेंट है बट ये पर्सनल नेचर में आ जाती है, इस वजह से इसको निकाला गया। कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, उसके बाद मोटर व्हीकल्स को हायर करना, मोटर व्हीकल्स को रेंटिंग हायरिंग अल्दो बिजनेस से रिलेटेड है बट ये मोटर व्हीकल्स से स्पेसिफिकली ही एक्सक्लूड किया गया था ऊपर, तो इसीलिए उसकी लीजिंग रेंटिंग हायरिंग को भी बाहर किया गया। वेसल एयरक्राफ्ट की लीजिंग रेंटिंग हायरिंग हो गया। प्रोवाइजो ये दिया गया है कि इन सारी चीजों पे सिर्फ तभी क्रेडिट मिलेगा जब आप इनकी आउटवर्ड सप्लाईज में इन्वॉल्व हो, यानी कि आपका बिजनेस यही है, ये चीजें आप कर रहे हो तभी आपको मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद कुछ ट्रैवल बेनिफिट जो एम्प्लॉय को दिए गए हैं उसके ऊपर भी नहीं मिलेगा। इसके ऊपर एक प्रोवाइजो ऐड किया गया कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई मैंडेटरी आ जाता है कि भाई आपको जो है मैंडेटरीली ही एम्प्लॉइज को ये चीज देनी है, अगर मैंडेटरीली आपको एम्प्लॉइज को ये चीज देनी है तभी आपको उसके ऊपर क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये चीज हो गई। फिर उसके बाद आपके सी और डी क्लोज जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या क्या आएगा, या तो आपने कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिसमें अदर देन प्लांट एंड मशीनरी को लिया गया, उस पर आपको क्रेडिट डिसअलाउ होगा। और जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने गुड्स और सर्विसेज ली जिसको कंस्ट्रक्शन में यूज किया, उस पर भी आपको जो है डिसअलाउ हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन दी है, कंस्ट्रक्शन में क्या इंक्लूड होगा, रिकंस्ट्रक्शन भी इंक्लूड होगा, रिनोवेशन भी इंक्लूड होगा, एडिशन, अल्टरेशन, रिपेयर, जितना आपने कैपिटलाइज किया है। अब ये जो लिखा हुआ टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, इसका रीजन क्या है? कैपिटलाइजेशन का रीजन ये है कि अगर आपने अपने बुक्स में कैपिटलाइज कर लिया, इट मींस यू आर एंटाइटल्ड टू क्लेम द डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन ले रहे हो, मतलब वहां बेनिफिट ले रहे हो, तो आपको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये रीजन है इसको यहाँ पे हटाने का, कि अगर आपने कैपिटलाइज कर दिया तो उसके ऊपर फिर आप जो है जीएसटी में क्रेडिट नहीं ले सकते। फिर देन कुछ छोटी छोटी चीजें दी गई है जो हमको सबको पता है, उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है। जैसे अगर आप कंपोजिशन में पे कर रहे हो, अगर आप कंपोजिशन में टैक्स पे कर रहे हो तो आपको क्रेडिट नहीं मिलता, ये आपका सेक्शन 10 में भी लिखा हुआ है। उसके बाद कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर करता है उस पर नहीं मिलता, एक्सेप्ट अगर उसने कुछ इंपोर्ट करके किया है तो उस पर मिल जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट पे उसको फिर आईजीएसटी पे करना पड़ता है। जो भी पर्सनल कंजम्पशन की चीजें होंगी वो नहीं मिलेगी, क्योंकि जब उसने ऊपर ही कह दिया कि आप जो बिजनेस के लिए यूज करते हो सिर्फ उसके लिए मिलता है, और जो स्पेसिफिकली ऊपर कुछ चीजें हैं जो स्पेसिफिकली बिजनेस अपना पर्सनल पर्पज के लिए नहीं दिया, तो यहाँ पे क्यों देगा, एक स्पेसिफिक क्लोज डाल दिया कि पर्सनल कंजम्पशन अगर आपने कर लिया तो नहीं मिलेगा। उसके बाद दे दिया गुड्स अगर आपकी गुम हो जाती हैं, चोरी हो जाती हैं, आपने कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, या गिफ्ट दे दिया, फ्री सैंपल दे दिया, सबके पीछे मेन मकसद यही है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को रिवेन्यू नहीं आया। गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू आ जाएगा तो गवर्नमेंट जो उस पर क्रेडिट दे देगी, तो ये सारी चीजें इसलिए हैं। उसके बाद कुछ पेनल्टीज वगैरह जो लगती हैं ई वे बिल में, सीजर वगैरह पे, उनसे अगर आप उनके अकॉर्डिंग कोई टैक्स पे करते हो तो आपको उस पर क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 74 है, 129 है, 130 है, ये सारे जो उस पेनल्टी के प्रोविजन है, तो पेनल्टीज पे जो है क्रेडिट आप नहीं ले सकते। देन सबसेक्शन 6 ये दिया है कि मैनर बताएगी गवर्नमेंट कि कैसे आप जो 1 और 2 के अंदर क्रेडिट कैसे ले सकते हो। जो मैनर है वो रूल 42 एंड 43 में ही दिया गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया, 42 43 यहाँ पे डिफाइंड भी है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन दी गई एक्सप्लेनेशन में, वो कोई खासा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऊपर यहाँ पे है ना कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज या इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन है, उसमें प्लांट एंड मशीनरी को छोड़ के जो है उस पर अलाउड हो जाएगा, बाकी पे ब्रोक हो जाएगा। तो प्लांट एंड मशीनरी को डिफाइन किया गया कि अपरेटस, इक्विपमेंट, मशीनरी जो अर्थ के साथ जुड़ी हुई है, तो वो आपको पता ही है। तो ये सारी चीजें हैं सेक्शन 17 के अंदर। इसका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो रूल 42 एंड 43 है, जिसको हम एक अलग वीडियो में लेंगे। तो ये एक ब्रीफ हो गया, मैं आपको फिर से फटाफट में ब्रीफ कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर। सबसेक्शन 1 ये कहता है कि अगर बिजनेस पर्पस के लिए और अदर पर्पस के लिए लोगे तो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए इनपुट मिलेगा। नंबर 2 में उसने कह दिया टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट में सिर्फ आपको टैक्सेबल के लिए मिलेगा,
नंबर 3 में एग्जाम सप्लाई के लिए कुछ उसने स्पेसिफिक चीजें दे दी कि ये इंक्लूड होंगी। सबसेक्शन 4 बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए या तो 50% ले लो या आप नॉर्मल रूल पे चले जाओ। जो भी रूल लोगे फाइनेंशियल ईयर में एक बार लगेगा, और उसके अलावा जो है 50% का एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप सेम पैन में डिफरेंट जीएसटी में सप्लाई करते हो। सबसेक्शन 5 में डिसअलाउ होगा किस किस में, मोटर व्हीकल के अंदर, वेसल, एयरक्राफ्ट, एक्सेप्ट अगर आप या तो फर्दर सप्लाई में इन्वॉल्व हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हो या फिर उसकी ट्रेनिंग ड्राइविंग देते हो तो उसके अंदर इंक्लूड होगा, और अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करते हो तो ऑल आउट होगा। उसी से रिलेटेड जनरल इंश्योरेंस, सर्विस, रिपेयर, मेंटेनेंस अगर करवाते हो मोटर व्हीकल और वेसल एयरक्राफ्ट में तो उसका नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो या फिर फर्दर वही काम ही कर रहे हो तो उसका मिल जाएगा। उसके बाद कुछ चीजें फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाते हो, हेल्थ सर्विस हो गया, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल या फिर वेसल एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो ऊपर दिया उनसे हो गया, तो इन पे आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा ये रह गए थे कुछ पॉइंट, क्लब की मेंबरशिप लेते हो या हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर की जो मेंबरशिप लेते हो इस पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ट्रैवल बेनिफिट्स पे क्रेडिट नहीं मिलेगा जो भी आप एम्प्लॉइज को देते हो, एक्सेप्ट अगर कोई गवर्नमेंट के द्वारा मैंडेटरी आता है कि भी आपको एम्प्लॉइज को देना ही देना, फिर आपको मिल जाएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आप गुड सर्विस प्रोक्योर करते हो उस पर क्रेडिट नहीं मिलेगा टू द एक्सटेंट जितना आप कैपिटलाइज करते हो। फिर कंपोजिशन स्कीम में पे करते हो तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो एनआर होते हैं, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उनको नहीं मिलेगा। पर्सनल कंजम्पशन कर लेते हो या गुड्स आपकी लॉस, स्टोलन, डिस्ट्रॉय, राइट ऑफ या डिस्पोज ऑफ हो जाती है, यानी कि चोरी हो गई, बाढ़ में बह गई, आपने राइट ऑफ कर दी, गिफ्ट दे दिया, किसी को फ्री सैंपल दे दिया, और या फिर कुछ पेनल्टी के अकॉर्डिंग आपने टैक्स पे करा, और फिर ये बताया सबसेक्शन 6 में कि आप रूल्स के अकॉर्डिंग कंप्यूटेशन करोगे। तो ये आपका सेक्शन 17 एक ब्रीफ में हो गया जिसको मैंने आपको थोड़े टाइम में क्लोज कर दिया है। थैंक यू सो मच देखने के लिए, और जीएसटी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं आप देखते रहिए। जो भी आपके सुझाव हो, कोई टॉपिक हो, कोई क्वेरी हो कि आप उस पर सुनना चाहते हैं मुझसे, आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में अपनी डाल दूंगा ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में। तो देखते रहिए जीएसटी, मेरा चैनल है जी से जीएसटी, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, बाकी मैं फेसबुक पे भी अपलोड करता हूँ। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, किसी भी टॉपिक पे आप मुझे देखना चाहें, सुनना चाहें, और जैसे भी आपका रहेगा हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।